गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लासेज एसकेटी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के लिए है मैथमेटिक्स, जिसमें कि चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे हम लोग बात करेंगे आज। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें फार्मूला बेस्ड है और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं वो बहुत आराम से आप उसको करते हैं और करने के बाद फार्मूले में अप्लाई करते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है। तो वहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये अप्लाई करना है कि आपका फार्मूला कैसे और कहाँ लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देर नहीं करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस का मतलब क्या है? कोई चीज बढ़ रही है यानी प्रोग्रेस कर रही है, चाहे वो प्रोग्रेस जो है कभी कभी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखूंगा, उनको आप बहुत ध्यान से समझना और फिर उसमें हम लोग निकालेंगे कि क्या चीज है ये। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे सम एग्जाम्पल्स। तो मैं अगर यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स ही पहले लिखता हूँ चलो आपके लिए, तो मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मान लीजिए ऐसे करके लिख दिया। फिर हमने मान लीजिए आपके लिए लिखा है यहां पर 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद आपने मान लीजिए यहां लिखा 0 -2 -4 -6 -8 -10 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं इसी 3 पे ही आपको बात करता हूं पहले और देखता हूं कि यहां पर इस 3 में क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको। तो आप देखो कि अगर इसमें पहले वाले नंबर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, कोई बहुत कठिन नहीं है। आप देखो अगर फर्स्ट मेंबर को आप छोड़ देते हो या फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हो तो सेकेंड वाले में फर्स्ट से कितना कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर जो है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ा है? +1। फिर इस तरह से यहां ऐड करने में पहुंचने में हमें कितना ऐड करना पड़ा है? +1। फिर यहां से यहां पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ा है? +1। फिर यहां से यहां पहुंचने में हमें कितना ऐड करना पड़ा है? +1। और ऐसे ही करते हुए आप देख रहे हैं कि हर एक जो नंबर है, ईच एंड एवरी नंबर इज इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 1। इन ईच एंड एवरी नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1, यानी एक एक करके आप उसमें ऐड करते चले जा रहे हो और आपको अगला नंबर मिलता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर इस तरह का कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाले में भी एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए आप, इस वाले में अगर पहले टर्म को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड टर्म पहले वाले टर्म से कितना ज्यादा है? 3। फिर से थर्ड वाला सेकेंड से कितना ज्यादा है? 3। और सिमिलरली आप फोर्थ पे जाएंगे तो वो भी +3 और +3 एंड सो ऑन, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप ऐसे ही, तो यहां भी आप देख रहे हो कि इसमें भी ईच एंड एवरी मेंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर इज इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 3, यानी कि वो 3 से लगातार जो है, अगर पहले वाले को छोड़ दिया जाए तो सेकंड वाला पहले वाले से 3 ज्यादा है, फिर थर्ड वाला दूसरे वाले से 3 ज्यादा है, तो हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से जो है वो 3 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हम कह सकते हैं कि ये भी जो सीक्वेंस बना रहा है इसका नाम भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहां पर थोड़ा सा और तीसरे वाले में भी स्टडी करते हैं और यहां देखते हैं कि यहां क्या होता है। तो यहां पर अगर 0 लिखा है और यहां से हम आगे -2, यानी ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। वो सिर्फ इंक्रीज ही नहीं करता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। प्रोग्रेशन मैंने बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और वो प्रोग्रेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर -2 हो गया यहां से यहां पहुंचने में, फिर यहां से आने में -2, फिर यहां से आने में -2, फिर यहां से यहां पहुंच रहे हो फिर -2, यहां से यहां पहुंच रहे हो फिर -2। तो आप देख रहे हो कि हर बार आप एक कांस्टेंट नंबर से ही डिक्रीज कर रहे हो। तो जब आप एक कांस्टेंट नंबर से कभी भी डिक्रीज करते हो तो वैसा जो सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस का नाम क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे लगता है कि यहां तक आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अब मैं इसकी एक डेफिनेशन, मतलब लिखने में तो बहुत लंबा होगा बट मैं सिंपल सी बात करता हूं कि कहा गया कि ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which each number except the first number
इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाई ए कांस्टेंट नंबर, दैट कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाले टर्म से अपने, तो दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखो हर बार जो ये सेम आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है दो टर्म्स का, जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो वो ऑलवेज सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चीज आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके जानने वाली बात है, एंड दिस कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम इसे कैपिटल डी भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्मॉल, बट रेगुलरली जो यूज करते हैं उसमें स्मॉल डी ही मानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। और यहां पर हम लोग फिर बात करते हैं कि अगर डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई हो, मैं यहां पर एक और जनरल टाइप का जो है वो चीज लिखता हूं, आपके लिए सीक्वेंस लिखता हूं, और वो हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। आप देखो तो ऐसे एक सीक्वेंस यहां भी मैंने लिखा है, इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें जो भी है वो ए और डी में है। तो अब जरा समझते हैं कि ए और डी क्या है। तो यहां पर अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इससे इस वाले टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है, डी का, यानी डी प्लस हुआ है यहां पर। तो इस तरह से इस वाले में कितना डिफरेंस आ गया, यहां भी प्लस डी आ गया, यहां से यहां में कितना डिफरेंस आ गया, यहां भी प्लस डी आ गया, यहां से यहां में कितना डिफरेंस आया, अगेन प्लस डी, और यहां से यहां में कितना डिफरेंस आया, प्लस डी, और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज आइदर इंक्रीजिंग, तो यहां पर तो इंक्रीजिंग है तो हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे, इज इंक्रीजिंग बाय ए कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि जो स्मॉल डी हम लोगों ने बताया कि ये कॉमन डिफरेंस है, वही स्मॉल डी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया, और इसको हम लोग एक्चुअली में जब जनरल सीक्वेंस में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया आपका जो है इस तरह का, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सीक्वेंस ऑफ एन एपी। तो यहां पर आप एक चीज समझ सकते हो कि जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी क्या है, वो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे। अब यहां बात आती है कि जब जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी हम लिखते चले जाएंगे, या कोई भी ऐसा सीक्वेंस लिखते चले गए, तो यहां पर हम इसका कोई भी टर्म, मान लीजिए अगर मान लीजिए 4-5 टर्म दिए हुए हैं, जैसे यहां पे 1 2 3 6 तक दिया हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें 6 तक देने के बाद ये पूछ दे कि आप इसका 100 टर्म बता दो, या आप इसका 58 टर्म बता दो, या आप इसका 28 टर्म बता दो। तो ये सारी चीजें आपको निकालने के लिए एक फार्मूला यहां पर डेराइव करना पड़ेगा। यहां पर मेरे दिमाग में एक बहुत स्मॉल सा एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जो मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी बात आएगी। जैसे यहां पर बात किया जाए तो क्रिकेट सभी लोगों ने खेला होगा, क्रिकेट तो खेला होगा ना, क्रिकेट के नाम पे तो आदमी सारी कुछ चीजें छोड़ देता है, तो तुरंत खेलने की बात करने लगता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से गेम खेलेंगे, और यहाँ पर देखते हैं कि इसको ये क्या चीज है। यहाँ पर जैसे क्रिकेट मैच में जैसे ओवर्स डाले जाते हैं ना, ओवर्स। अब यहाँ पर और इनकी ओवर्स में डिलीवरीज होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स होती हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स में बात किया जाए, अब नंबर ऑफ बॉल्स में बात किया जाए तो देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपका ओवर नंबर 1 हुआ, तो ओवर नंबर 1 में कितनी बॉल्स डिलीवर्ड होती हैं, एक ओवर में एक ही बॉल डिलीवर होती है। लेकिन यहां पर हम टोटल लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल। तो अब यहां पर एक ओवर में आपने 6 बॉल डिलीवरी कर दी, फिर आपने यहां पर दूसरा ओवर लिया, उसमें कितनी बॉल डिलीवरी की, 6 की, लेकिन अब वो कितना हो गया टोटल पे, वो हो गया 12। यानी कि आपके ऐसा नहीं कि दूसरे वाले ओवर में जो 12 बॉल गई, दूसरे वाले ओवर में 6 ही बॉल गई, लेकिन 6 पहले हो चुका है तो उसको हम ऐड कर ले रहे हैं। फिर यहां पर देखिए 3, तो यहां पर 18, फिर इस तरह से 4 तो 24, 5 30 एंड सो ऑन। अगर यहां पर मान लीजिए कि अगर 50 ओवर्स तक हम चले जाएं, तो 50 ओवर्स में हम कितने बॉल डिलीवर करेंगे, यहां पर 300 करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हो गया इसका। इस तरह से अगर आप देखें तो यहां भी इन सीक्वेंसेस में क्या हो रहा है, यहां 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 या यहां
या इसमें ऐसे करते करते अगर हम चले जाएं तो यहां पर क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है हर एक नंबर्स के बीच में इक्वल इंटरवल आ रहा है। बॉल्स के बीच में भी देखा जाए तो यहां भी आपका +6 है, यहां भी आपका +6 है, यहां भी आपका +6 है, इस तरह से ये 6 है और ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे। तो यहां भी जो आप सीक्वेंस टाइप का देख रहे हो, इसमें भी क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो ये बात मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और इसमें फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक इसका जो है वो ले सकते हैं। और तो जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी क्या है उस पर भी बात कर लिया जाए। तो जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी मैं यहां इसे बिठा देता हूं। जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी, जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी, या जनरल एपी भी लिख सकते हैं आप इसे। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप इसे भी लिख सकते हैं जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। मान लिया हमने कि यहाँ पे जो जनरल एपी है वो अभी अभी हम लोगों ने लिखा भी था, फिर से लिख देते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। आप ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप जरा इन सीक्वेंस पे देखिए तो a इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, a इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म। ये बात समझ में आ रही है आपको? और फर्स्ट टर्म को हम जनरली देखिए बुक्स में, बुकिश लैंग्वेज जो है उसमें A1, A2, A3 लिखा रहता है। हम यहाँ पर A1, A2, A3 यूज नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर सिंपली जिस नाम से हम बोल रहे हैं वही नाम, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो हम इसे एज ए T1 नाम दे सकते हैं। तो T1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। एंड D इज कॉल्ड, एंड D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। और डी निकालते कैसे हैं वो भी जरा देख लिया जाए। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, अगर आपको जब भी निकालना हो तो आप जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये आपका T4, T5 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाएंगे। तो कोई भी आप टर्म ले लो बट उससे ठीक प्रीसीडिंग टर्म उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ठीक पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी अगर T2 लिया तो T1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, T3 लिया तो T2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, T5 लिया तो T4 को सब्ट्रैक्ट किया, T10 ले लिया तो T9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द T2 माइनस T1 आर T3 माइनस T2 आर डॉट डॉट डॉट। अगर इसी को जनरल फार्मूला बना दिया जाए तो वो हो जाएगा Tn माइनस Tn माइनस 1। तो ये आपका जो है वो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला बना। Tn मतलब nth टर्म। अब हमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। तो d इज इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1, और ठीक उसके पहले वाला मतलब हम घटा देंगे तो वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हम एक फार्मूला भी डिराइव कर देते हैं आपके लिए। एक्चुअली क्या होता है कि लोग इसे पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि देखिए कोई चीज कहने में, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है बेटा, मैं आपको बताऊं कि यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, और हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जब आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हो ना तो चीजें थोड़ी थोड़ी टफ तो होने ही लगती हैं। अब मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ। एक्चुअली लोग हर चीज में हवा में ही कर दूं या ऐसी चीजें कर दूं कि जो मैं आपको बड़ा इजी है ये वो, ऐसा नहीं करना तो पड़ता है। पसीने तो छूटते हैं, मैथमेटिक्स लगाने में पसीने छूटते हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट डिस्टर्ब होता है तो वो मैथमेटिक्स ही करता है, और सबसे ज्यादा गेन भी अगर कोई कराता है तो मैथमेटिक्स ही कराता है। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स को जब भी पढ़ना है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और भले ही वो हमारे बहुत ज्यादा लंबे कोर्स में ना हो लेकिन हमें उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो एक चीज आपको इस बात पे बहुत ध्यान रखना है। तो यहां पर बात किया जाए कि हम nth टर्म, जैसे अगर हमें कोई जनरल सीक्वेंस फाइंड करना हो तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो उसकी हेडिंग डाल देते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब यहां देखिए लोग क्या होता है, मैंने देखा है
कि क्लासेस में भी या कहीं भी हम सभी या हम ही पढ़ा रहे तो वहां पर हमने डायरेक्ट फार्मूले को बता दिया और याद करा दिया कि देखो ये फार्मूला ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और आप ही से कोई पूछ दे कि ये फार्मूला आया कहां से, तो कैसे बता पाओगे क्या? नहीं ना। तो आपको इसको चीज को जानना होगा, तो जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट और लगेंगे और हम लोग इस फार्मूले को समझ भी लेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी है, द जनरल सीक्वेंस मैं यहां लिख देता हूं, द जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी is given by, अब यहां जब आप लिखोगे तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे। अब देखो आप यहां ध्यान से, तो आपने सीक्वेंस तो लिख दिया, इसमें जो फर्स्ट टर्म है जरा खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें इसका फाइंड करना है जनरल टर्म ऑफ एनएपी। आर टू फाइंड, ये भी कर सकते हैं, आर टू फाइंड nth टर्म ऑफ एनएपी, nth टर्म ऑफ एपी, ये भी आप हेडिंग डाल सकते हो कि टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एनएपी। nth क्या होता है कि जैसे कोई सीक्वेंस में 10 टर्म या 5 टर्म लिखे हुए हैं तो हम उसका 50वां टर्म भी लिख सकते हैं, उसका 100 टर्म भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। उसी फार्मूले का नाम होता है nth टर्म ऑफ एनएपी। अब यहां जरा ध्यान दो कि यहां पर आपका a लिखा हुआ है, क्या हम a को अगर ऐसे लिख दें 1 माइनस 1 इंटू डी, जरा ध्यान समझना बेटा, यहां पर क्या होगा कि a प्लस, एक्चुअली में फर्स्ट टर्म हमारा a ही है तो हमें लाना तो a ही है, लेकिन क्या हम a को अगर 0 इंटू डी लिख दें तो कोई दिक्कत होगी क्या? यहां पर a प्लस 0 इंटू डी क्या होने वाला है? a प्लस 0, यानी कि a आ गया। और अगर a को यहां हमने 0 लिखा है तो उसे हम 1 माइनस 1 इंटू डी लिख दें तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो हम ये चीज तो वही है, बस a को हमने केवल थोड़ा फार्मूला बनाने के लिए उसको हमने थोड़ा ट्यून कर दिया है। यहां पर अगर T2 लिखते हैं तो T2 क्या होगा? T2 आपका कितना है? a प्लस डी। तो a प्लस डी का मतलब हो गया a और प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जरा खूब ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग भी है। तो यहां पर ये आ जाएगा और ऐसे ही करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। T3 देख लीजिएगा, कैमरा रोल ऑन कर लीजिएगा, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर ये आ जाएगा। और ऐसे ही करके अगर हम आगे बढ़ते रहे तो आप जरा इस बात को एक बार ट्रेडिशन में ले आते हैं, या इसका पैटर्न क्या बन रहा है वो जरा समझते हैं। आपने जब फर्स्ट टर्म लिखा तो यहां a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी किया, जब आपने सेकेंड टर्म लिखा तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा और वही चीज आ गई। फिर यहाँ पे T3 जब आपने लिखा तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। फिर ऐसे ही एंड सो ऑन आप बढ़ते चले जाओगे। और मान लीजिए किसी ने कहा कि T10 लिखना है तो आप क्या लिखोगे? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर Tn लिखना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यही इसी को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एक बार और बढ़िया से समझा देते हैं आपको, और क्योंकि चीजें आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रही हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या चीज टफ है इसमें। तो यहां पे देखते हैं, द जनरल सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय लाइक दैट। अब यहां पर जनरल सीक्वेंस तो आपने याद कर लिया, वो तो पहले ही याद कर लिया है। अब यहां पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज रिटन बाय a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और मैंने समझाया यहां पर कि 1 माइनस 1 will be 0 and 0 into d is 0, then comes out to be a। तो रिजल्टेंट इसका a ही है और a ही हमें लाना भी है, लेकिन हमें फार्मूला बनाना है इसलिए हमने ऐसे फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ T2 क्या हो गया? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T3 क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। डॉट 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 टी। अगर अब हमें ट्रेडिशन मिल गया, अगर तीसरा लिखना है तो 3 में से 1 करना है, T2 लिखना है तो 2 में से 1 करना है, 1 लिखना है तो 1 में से 1 करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T10 अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा होगा आपको भी। और यहां पर Tn जो हो जाएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर मैं आपको लिख दूं where a is called the first term, a is called the first term and d is called the common difference, common difference। और यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपके जो है वो कंप्लीट आ गया और इस पे आपने ये वैल्यू निकाल ली। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर मैं तब तक आपको नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें मैं थोड़े और स्पेसिफाइड इसको करूंगा आपके लिए, और यहां इस चीजों को थोड़ी सी और अच्छे से समझते हैं कि आपने जब इसका nth टर्म निकाल लिया है तो nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी that is also called last term of an AP, last term of an AP, denoted by L। ध्यान देना, अब यहां पर आपने जो nth टर्म लिखा है वो हो गया nth टर्म, is also known as the last term, and its formula will become a plus n minus 1 into d। ये आपका जो है वो फार्मूला होने वाला है क्या, कि Tn is also known as the last term is denoted by L। अब जैसे मान लो, एक सोच रहे होंगे आप लास्ट कैसे हुआ, जैसे मान लो एक सीक्वेंस मैंने लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 10। अब आप बताओ इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, 10, ठीक है। और इस सीक्वेंस में अगर 10 टर्म्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लास्ट टर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, 10। तो जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वही उसका लास्ट टर्म भी होता है। तो nth टर्म इज नोन एज द लास्ट टर्म। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी कि nth टर्म इज कॉल्ड द लास्ट टर्म। तो उसको हम कहीं L से भी डिनोट करेंगे और उसका हम यूज देख लेंगे। अब यहां कभी कभी एक चीज और भी बात आती है कि मान लो अगर ऐसा हमने उसे L मान लिया तो हमारा जनरल सीक्वेंस क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, यहां पर जाएगा L माइनस 2d, L माइनस d और L। अब जरा सोच रहे होंगे आप ये कहां से आ गया, ये वही है जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, चूंकि हर एक टर्म किससे बढ़ रहा है, डी से। तो देखो इस वाले में अगर हमने डी जोड़ दिया, इसके पहले वाले में तो L माइनस 2d आ गया, उसमें d ऐड कर दिया तो ये आ गया, और इसमें d ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वो हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। कभी कभी जो क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको बताऊं कि यहां पर तो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द mth टर्म या nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है कि अगर उसने शुरू से पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसी बात को अगर लास्ट से पूछ दिया तो आपके लिए फार्मूले में चेंज आने वाला है। तो इसीलिए इस फार्मूले को भी मैं डिराइव कर रहा हूं। तो अब यहां सोचो कि अगर आपसे कहे टू फाइंड द, यहां मान लेते हैं एक हेडिंग लगाते हैं, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम इंड भी कह सकते हैं, लास्ट या इंड भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आपने एक हेडिंग डाल दिया कि टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम लास्ट। मैं यहां कह रहा हूं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, of an AP, D be the common difference, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो लेट A be the first term of an AP and D be the common difference and L be the last term. Let the sequence having the m terms यानी उस जो सीक्वेंस दिया हुआ है
उसमें टोटल m टर्म्स हैं। जैसे अभी तक n टर्म्स की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब हमने कह दिया कि उसमें m टर्म्स हैं। तो जब m टर्म्स होंगे तो देयरफॉर अब यहां पर अगर मुझे निकालना हो देयरफॉर कि nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट, या उसी को इंड भी लिख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको nth टर्म फ्रॉम इंड लिखना है तो आपको यहां पे निकालना पड़ेगा m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे आपने जो है इसको फाइंड कर लिया। तो ठीक है, m माइनस n यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, m, जो सीक्वेंस आपको दिया था। अभी मैं इसको करके भी एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। तो यहां पर m टर्म्स है और आपको इसका nth टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करना था। तो mth टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करना है तो यहां पर आपको शुरू से क्या निकालना पड़ेगा, वो m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं, क्योंकि इसमें एपी सॉल्व नहीं करना है, कैसे वो नंबर आ जाता है। तो देखो यहां पर एक ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए हमने इसमें 13 नंबर्स लिख लिए। ओके, अब जरा ऐसे सोचो कि मैंने आपसे कहा कि लास्ट से 5th टर्म आपको निकालना है। क्या निकालना है, लास्ट से 5th टर्म। अब आपको जब लास्ट से 5th टर्म निकालोगे तो 1 2 3 4 और 5, लास्ट से 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये आ गया आपका। आपने आंसर तो जान लिया, लेकिन अगर आप सोचो कि आप तो यहां बोल रहे थे कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से हमको उसको घटा के एक जोड़ देना होगा। तो जरा एक बात बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n की वैल्यू इस केस में कितनी होगी 13, सॉरी m की वैल्यू, और n की वैल्यू क्या निकालनी है, वो तो 5th ही है। और आप देखो तो आपको निकालना है t m माइनस 1 प्लस 1n, यानी कि t और m की वैल्यू हो गई 13 माइनस 5 प्लस 1। अब कितना हो जाएगा ये t 9। अब आप जरा शुरू से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका जब स्टार्ट से आप निकाल रहे हैं तो जो चीज लास्ट से 5th था वो स्टार्ट से कितना हुआ, वो स्टार्ट से हो गया 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। और जो एडवांस वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि जो इसमें भी 2 तरह के मैथमेटिक्स है और आपको अच्छी तरह पता है, एक आपका जो है वो बेसिक है और एक आपका स्टैंडर्ड है, अरे बेसिक है और स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी है। बेसिक्स भी अगर जान लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बेसिक्स में उतना एडवांस में उनको नहीं जाना है। लेकिन मैं यहाँ जो क्लास ले रहा हूँ वो सभी के लिए है, इसलिए मैं इन बातों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि अब आपको समझ में आ गया। एक बार और एग्जाम्पल मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि जैसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 13, तो आपने यहां लिखा है देखिए द सीक्वेंस हैविंग m टर्म्स। तो आपका जो m का वैल्यू हो गया वो 13 हो गया। आपको एंड से कितना निकालना था, 5th टर्म। तो 5th जो टर्म निकालना है एंड से, वो आपने प्रैक्टिकली तो यहां देख लिया, लेकिन जब आप सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको दिखेगा थोड़ी ना वहां पर। तो आप वहां पर कैसे निकालोगे, तो आप स्टार्ट से ही निकालोगे। लेकिन क्या तरीका होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें से जो वाला टर्म लास्ट से निकालना होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना और एक जोड़ देना। तो यहां पर जाएगा 13 माइनस 5 प्लस 1 एंड दैट कम्स आउट टू बी 9। और 9 जब देंगे तो 9 फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग, ये आपका हो गया। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 9 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 9 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज द 5th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये आपके लिए फार्मूला बना और इस फार्मूले को आप अच्छी तरह याद रखिएगा। अब यहां पर एक और चीज भी आपको बता दूं साथ साथ कि अगर मान लो ये चीज तो आप समझ गए, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हम लास्ट वाले से ही फाइंड करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई सीक्वेंस है और आपको ये सारी बातें हटा दीजिए। अब इसमें मान लीजिए कि आपने यहां सीक्वेंस लिखा
ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 एल माइनस डी एल। अब लास्ट से हमें निकालना है, तो अगर कोई चीज जो सीक्वेंस इधर से चलेगा हम उसके हिसाब से उसको फर्स्ट मान लेंगे। इधर से चलता है तो ये फर्स्ट हो जाता है, इधर से चलेगा अगर लास्ट से आएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लास्ट से जाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा और स्टार्ट से जाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया स्टार्ट से, ठीक है, और ये हो गया लास्ट से। तो ये फर्स्ट फ्रॉम लास्ट और ये फर्स्ट फ्रॉम स्टार्ट। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम ला एंड या लास्ट, तो क्या हो जाएगा, आप उसमें ये भी कह सकते हैं उसका जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा, इधर से ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको ट्रीट क्या करेंगे फर्स्ट टर्म। तो आपका जो फार्मूला होता है वो बताइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a आपका होता है, इधर से जब आप चलते हैं तो a फर्स्ट होता है, इधर चलेंगे तो l फर्स्ट हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा n माइनस 1 और d। तो इधर से जब चलते हैं तो d आया, अगर मान लो इसी केस में लेते हैं तो t2 माइनस t1 कितना आने वाला है, यहां पर d आएगा। लेकिन जब हम इधर से निकालेंगे तो आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो हमको l माइनस डी में से किसको घटाना होगा, l को। तो l कट गया तो कितना आ गया, माइनस डी। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आ जाएगा इतना। तो ये हो जाएगा tn फ्रॉम लास्ट, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। और इस तरह से आप इस पर भी काम कर सकते हैं अगर आपको, लेकिन अगर लास्ट टर्म दिया होगा तो ही आप इस फार्मूले को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो आप इस फार्मूले को फिर नहीं लगा पाओगे, फिर आपको वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, m माइनस एन प्लस व्हेन ए टर्म फ्रॉम बिगनिंग। मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं और इसको आप तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसे नोट कर लें, ठीक है। तो यहां पर अब आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या, एक तो पहला लिखा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी इज लाइक दैट। ये आपका जो है सीक्वेंस हो गया और उसमें आपको 6 टर्म फ्रॉम इंड फाइंड करना है। तो मैंने कहा एक जो चीज मैंने बताई है उस पर पहले एक एग्जांपल कर लिया जाए, और एक सेकंड क्वेश्चन भी है उसको भी हम लोग देख लेंगे। इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, आपको एपी फाइंड करना है। मतलब इसमें एपी खुद का निकालना है कि सीक्वेंस क्या है, हर एक में सीक्वेंस दिया रहता है, इसमें सीक्वेंस फाइंड करना है। तो पहले हम सोल्यूशन 1 पे चलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा सोल्यूशन 1। अगर ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन 1। तो फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी। तो द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस इज क्या है, ये 17 14 11 डॉट 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 माइनस 40। देखो यहां पर डॉट 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 के बाद लास्ट में आ गया माइनस 40। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और बीच में और भी टर्म्स है, और लास्ट टर्म आपको दे दिया 40। तो अब यहां पर जब लास्ट टर्म दे दिया तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, लास्ट टर्म वाला। तो आपको यहां से निकालना है, तो यहां पर जो L की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस 40, और D आप इधर से ही निकाल लो, बाद में हम फार्मूले में अप्लाइड कर लेंगे। तो जब D निकालोगे तो वो आ जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि आपका 14 माइनस 17, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3। 11 में से भी 14 घटाओगे तो माइनस 3 आएगा। अब फार्मूला आप अप्लाई कर दो। देयरफॉर क्या हमें निकालना है कि 6th टर्म, देयरफॉर 6th टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू, अगर T6 हमें निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर जो फार्मूला याद दिला दे रहे हैं आपको, अगर n टर्म फ्रॉम लास्ट था तो L और प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, याद कीजिएगा। तो यहां पर ये फार्मूला था आपका, तो यहां पर आप इसे यूज कर लीजिए। तो T6 तो L और प्लस यहां पर जाएगा 6 माइनस 1 और माइनस डी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा माइनस 40 प्लस 5 हो जाएगा, और D आपने निकाला है माइनस 3, और माइनस डी जब निकालेंगे दिस इंप्लाई दैट, तो माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहां पर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा माइनस 40 और प्लस 15, आंसर हो जाएगा माइनस 25। तो 6 टर्म फ्रॉम इंड क्या होने वाला है, माइनस 25।
तो मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे और वो फार्मूला जो आपने डिराइव किया है उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर ये और स्क्रीनशॉट भी क्या लेना है, अगर आप इसमें जब आप वीडियो खुद देखते रहेंगे तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार आप वहां पर पहुंच करके आप चीजों को समझ सकते हो। कॉपी और पेपर को लेकर के आप खुद करोगे, आपको तुरंत आने लगेगा। अब यहां पर आ जाते हैं सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 में देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, वो आपको दिया हुआ है AP is 52 एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, फाइंड AP। तो हमें AP अगर निकालना है तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं है, तो ये हमको मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन difference of an AP respectively। एक साथ आपने मान लिया कि A और D जो है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। अब यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है कि 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52। तो 10th term is 52. This implies that A plus 10 minus 1 into D is equal to 52. This implies that A plus 9D is equal to 52. Equation number 1. मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है और आपने A और D मान लिया, उसमें आपने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक बात है। अब दूसरे वाले अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, जब आप सेकंड में जाओगे तो वहां आपसे बोल रहा है कि T17 जो यानी 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, यानी T17 इज T13 प्लस 20। बोलो भाई, यानी 17 टर्म 13 टर्म से 20 ज्यादा है, तो आप 20 उसमें ऐड कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर आप फिर फार्मूला लगा दो, तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यहां भी आप लगा दो, ये हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 20। यहां से A और A कैंसल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचा आपका, दिस इंप्लाइज दैट 16D, यहां क्या बचा 12D प्लस 20। आप इस 12D को लेफ्ट ट्रांसफर कर लो, दिस विल रिमेन हियर 4D इज इक्वल टू 20, दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 5। अब मुझे लगता है कि अब आप समझ रहे होंगे कि D की वैल्यू हमारी 5 निकल चुकी है। देयरफॉर फ्रॉम 1, अब जब 1 पे हम जाएंगे तो क्या होगा वहां पे कि हम D की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। तो दिस इंप्लाइज दैट A प्लस 45 इज इक्वल टू 52। यहां से जाएगा A इज इक्वल टू 7। A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7। तो D आपका आ चुका है 5 और A आ गया आपका 7। अब यहां पर हमें सीक्वेंस लिखना है। आप सोचो, देयरफॉर द सीक्वेंस, रिक्वायर्ड सीक्वेंस आप लिखो, required sequence will be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, यही तो होता है ना। सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा और सीक्वेंस वही रहता है जो जनरल सीक्वेंस है। अब आप उनकी वैल्यू भर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो A आ गया आपका 7 और 7 प्लस, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं यहां पर। तो 7 और ये हो जाएगा 5, फिर यहां हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 5, फिर यहां पर हो जाएगा 7 और प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ऐसे करते हम चले जाएंगे। यानी हो जाएगा 7, 12
और यहाँ पर आ जाएगा 17। आप 5 ऐड करते चले जाओ तो बड़े आराम से आप पहुंच जाओगे और इस तरह से आपका ये जनरल सीक्वेंस हो जाएगा। तो आपका जो सीक्वेंस आया वो आ गया क्या, 7, 12, 17, 22 एंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे और इस वीडियो को आप देखिएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, गर्मी का माहौल है बहुत, और वैसे भी मैथमेटिक्स जब आप लगाते हैं ना तो पसीने तो छूट ही जाते हैं। ठीक है, जब हमारे छूट रहे हैं तो आपके भी छूटेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ देखते हैं आप, तो हमने जो आज का सेशन रखा है उसमें आपको बताया कि इसका एपी कहते किसको हैं, एपी बनता कैसे है, एपी में एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या है, और आप उसके बिहाफ पे लास्ट टर्म से कैसे निकाल सकते हैं, या लास्ट टर्म से कोई भी टर्म निकालना हो लास्ट फ्रॉम द लास्ट, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, और उस पर आपने 2 एग्जांपल्स भी देख लिए। तो ये सेशन कंप्लीटली आपके बेसिक्स पे रहा, और फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा इसका, उसमें हम कंप्लीटली क्वेश्चंस करेंगे, यानी इसके बिहाफ पर आपके क्वेश्चंस हम लगाएंगे। इस वीडियो को आप बहुत देखने के बाद आपको जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं, और उसमें फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का रिजोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, और अब इसके लिए जो है आपको कॉपी पेपर लेकर के और बैठना होगा और वीडियो को देखना होगा। ओके, तो हैव ए गुड डे।